के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? इनमें से कौन से कवि हैं जो जिनके आश्रयदाता कौन थे? जयपुर नरेश प्रताप शाही। ठीक है, जयपुर के राजा थे प्रताप शाही। उनके दरबार में कौन से कवि रहते थे? बिहारी, पद्माकर, सेनापति या फिर मतीराम। तो प्रताप शाही के जो दरबार में रहते थे, प्रताप प से प्रताप और प से ही होता है पद्माकर। ठीक है, तो ये पद्माकर इनके दरबार में रहते थे प्रताप शाही के में। ठीक है, जो कि जयपुर नरेश थे। इनमें से कौन सा कवि है जो इटावा का निवासी माना जाता है? कौन सा कवि है इटावा का निवासी माना जाता है? इटावा, घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी या फिर देव। तो इनमें से जो देव कवि हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो देव कवि हैं ये इटावा के निवासी माने जाते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताना है आपको। व्यंग्यार्थ कौमुदी किस कवि की रचना है? गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ या फिर दूल्हा कवि। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? प्रताप शाही। कौन है ये? प्रताप शाही। ठीक है, ध्यान रख लेना, व्यंग्यार्थ प्रताप। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, ये पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, मतीराम, बिहारी या फिर घनानंद। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये बिहारी की पंक्ति है। किसकी है? बिहारी की है, जो कि रीति मुक्त कवि माने जाते, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, उनकी है ये। कवि कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है और किसने कहा था? कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। और किसको कहा था? तो ये केशवदास को कहा था। किसको कहा था? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सूदन कवि, भूषण कवि, ग्वाल कवि या फिर गोप कवि। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ये इन्होंने शिवराज भूषण के नाम से, मतलब शिवराज के जो दरबार में रहते थे वो भूषण थे। ठीक है, और इन्होंने ही इनको लेकर के मतलब जो ये रचना वो की थी। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं, यह कथन किसका है? हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं। ठीक है, लक्षण ग्रंथों की परिपाटी का मतलब है जो रीतिबद्ध हैं, जो रीति के जो भी लक्षण हैं उन पर रह करके उनको अपना करके जिन्होंने रचनाएं की हैं वे कवि हैं, सबके सब आचार्य कोटि में नहीं आते। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। तो ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न व्राजई कविता बनीता मित, ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि ये किसका है। यहाँ पे तो भूषण आपको दे नहीं रखा है ऑप्शन में, अदरवाइज जब ये पेपर में आया है तो इसमें भूषण कवि भूषण का नाम दे रखा होता है और वहाँ पे भूषण का नाम देखते ही क्वेश्चन में भूषण है और भूषण का ऑप्शन देखते ही हम इसमें भूषण कर देते हैं, लेकिन ये भूषण का नहीं है। तो बताएं ये किसका है? कविता बनिता मित्र, ये याद रख लेना, ये किसका है? केशवदास का। भानुदत्त की रस मंजरी, भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? भानुदत्त की रस मंजरी, रस मंजरी जो है रस निरूपक ग्रंथ है, तो रस निरूपक ग्रंथों की ही रचना किसने की है? रीति आचार्यों के द्वारा की गई है। रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? रीतिकाल के जो कवि हैं उन सबको आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है? किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था,
इनका ज्ञान एकांगी एवं सीमित था। इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। तो कौन सा कारण इनमें से नहीं है? तो ये बी कारण इनका नहीं है। इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से इनको आचार्य नहीं माना जाता, ये गलत है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? कवि, शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो रीति ग्रंथकार हैं, रीतिबद्ध जिनको बोला जाता है, वो कौन क्या माना है उनको? कवि, शिक्षक, आचार्य। ठीक है, वो कवि भी हैं और वो आचार्य भी हैं, ऐसा उनका मानना है। इनमें से कौन है जो कि रीतिकाल के कवि नहीं हैं? याकूब खान, रस खान, दूल्हा कवि और बेनी कवि। तो इनमें से कौन से कवि हैं जो कि किस में नहीं आते? ये रीतिकाल में नहीं आते, बल्कि ये भक्ति काल के कवि हैं। किसके हैं? भक्ति काल। पीछे हमने इनकी बहुत सारी रचनाएं, जन्म वगैरह पढ़ा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास हम भक्ति काल की ले चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है भक्ति काल, आदिकाल और हिंदी साहित्य के जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट, एचपीएससी, एचटेट सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, ये पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतीराम, बिहारी या फिर देव कवि की है? इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, ये बिहारी की पंक्ति है। किसकी है ये? बिहारी की पंक्ति है। ठीक है, जो कि रीति सिद्ध कवि हैं, इनका ये भी ध्यान रख लेना, ये रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनका ही नाम मेनली इसमें लिया जाता है। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? रीतिकालीन काव्य की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? रीति निरूपण ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, चमत्कार प्रदर्शन भी था, राष्ट्रीय भावना नहीं है और श्रृंगार रस की प्रमुखता इसमें तो मेन मुख्य रूप से रखी गई है। श्रृंगार रस तो यहाँ पर सबसे मेन है, लेकिन जो राष्ट्रीय भावना है वो इस की जो विशेषता है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक भूषण थे जिन्होंने थोड़ी बहुत अपनी मतलब दिखाई थी, जिन्होंने राष्ट्रीय जागरूकता के लिए या फिर थोड़े बहुत 2-3 लिखे थे काव्य, बाकी किसी ने नहीं लिखे। बनन में बागन में बरग्यो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? बनन में बागन में बगर्यो बसंत है, ये पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, सेनापति, रीतिकाल ग्वाल कवि या फिर भिखारी दास। तो ये किस कवि की है? सेनापति की। किसकी है ये? सेनापति की है, जिन्होंने बनन में बागन में बरग्यो बसंत है ये पंक्ति लिखी है। रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी जी ने किया है? रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर, ये ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु या फिर बसंत ऋतु। तो ये किस में होता है? झरती दान मधुनीर, ये बसंत ऋतु की क्या की है? विशेषता बताइए, वर्णन किया है किसने? बिहारी लाल ने। ठीक है, वसंत ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख किसको थी? किसके लिए आचार्य शुक्ल ने कथन कहा है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर या फिर सेनापति। तो ये इन्होंने बोला है किसके लिए? घनानंद के लिए। ठीक है, जो कि रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, वो भी सबसे मुख्य है। ठीक है, रीति मुक्त कवि हैं ये। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है?
डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद सिंह मिश्र, लाला भगवान दास या फिर आचार्य शुक्ल। तो प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक इन्होंने ये घनानंद के बारे में कहा है। और किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने। किसके बारे में कहा है? ये घनानंद के बारे में कहा है। प्रेम की पीर का कवि भी घनानंद को इन्होंने ही बोला था। अति सूधो सने को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानपन बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? अति सूधो सने को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानपन बांक नहीं। ये पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, मतीराम, ग्वाल कवि या फिर घनानंद। अति सूधो सने को मार्ग है, ये इतनी ही पूछी जाती है ज़्यादातर पेपर में, और ये घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, याद रख लेना। यह प्रेम को पंथ कराल, महा तरवारी की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? यह प्रेम को पंथ कराल, महा तरवारी की धार पे धावनो है। ये घनानंद, बोधा, आलम या फिर ठाकुर कवि किसकी है ये? तो ये जो पंक्ति है ये बोधा कवि की है। किसकी है? बोधा कवि की है। अगर यहाँ पे भूषण होता तो आप में से आधे से मतलब मोस्टली बच्चे क्या करते? भूषण टिका देते, लेकिन इसमें भूषण नहीं है। धार पे धावनो है, ये बोधा की पंक्तियाँ हैं। नैनन में जे सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुन्यो करें। नैनन में जे सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुन्यो करें। इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन है? बोधा, आलम, ठाकुर या ग्वाल कवि। नैनन में जे सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुन्यो, ये आलम की है। किसकी है? आलम की। आलम कवि भी कौन है? बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? तो ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कि केशव दास का नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण या फिर रतन बावनी। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो केशव का नहीं है? तो विज्ञान गीता केशव दास का है, जहांगीर जस चंद्रिका है, रतन बावनी है, लेकिन जो भाषा भूषण है वो इनका क्या नहीं है? ग्रंथ नहीं माना जाता। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव, मतीराम, तुलसी या फिर लाल कवि। इनमें से किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो ये केशव दास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। सिंधु तरयो उनको, बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? सिंधु तरयो उनको बनरा, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। ये पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, केशवदास, पद्माकर या फिर सेनापति। तो ये जो पंक्ति है ये भी किसकी है? केशवदास की है। ठीक है, सिंधु तरयो उनको बनरा, इतना बस याद रख लेना, केशवदास की है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यह पंक्ति किस कवि की है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। पद्माकर, सूदन, भूषण या फिर चिंतामणि। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? भूषण की हैं। किसकी हैं? भूषण की। ठीक है, भूषण कवि की हैं। भूषण का कौन सा ग्रंथ है इनमें से जो रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, सेवा बावनी, छत्रसाल दशक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूषण का कौन सा ग्रंथ है जो रीति ग्रंथ है? तो ये है शिवराज भूषण। कौन सा है? शिवराज भूषण। ठीक है, ये रीति ग्रंथ है। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? पद्माकर, सेनापति, देव या भूषण। तो ये भूषण की में ही लगाया था। ठीक है, भूषण की पालकी में लगाया था। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? शिवराज भूषण क्या है? ये अलंकार ग्रंथ है और अलंकारों की संख्या इसमें कितनी है? तो ये 105 है। कितनी है? 105। ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर हास्य रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में कौन सा रस माना गया है? ये है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस है। मुरली धरी लुकाए। ठीक है, मुरली मतलब उनके हाथों में क्या है?
मतलब सज रही है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है, तो श्रृंगार रस है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? चिंतामणि, भूषण बिहारी या फिर घनानंद ने किया है? बताइए। भाषा की समाज शक्ति का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया है वो किसने किया है? तो ये बिहारी जी ने किया है। किसने? बिहारी जी ने। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? तो बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, सुजान चरित या फिर भाषा भूषण। तो ये बिहारी सतसई पर ही होती हैं। ठीक है। सर्वाधिक टीकाएं आज तक जो लिखी गई हैं वो बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति शायद आपने कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है हिंदी साहित्य को तो ज़रूर आपको पता होगा। ये वही पंक्ति है जब बिहारी जी ने, जो जयपुर नरेश थे, ठीक है, जयसिंह, और उनको लिखी थी। और किसके लिए? उनकी जो नव विवाहिता पत्नी थी उसके लिए, जो कि केवल बहुत ही मतलब कम उम्र की थी, शायद 15-16 साल। तो इसीलिए उसके लिए लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल। अभी तो इसका पूरी तरह से विकास भी नहीं हुआ। अभी तो जब पूरी तरह से विकास हो जाएगा तब तो तुम इसे छोड़ के ही नहीं जाओगे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अपने जो सिंहासन था, जो दरबार था, उसमें आए ही नहीं थे उनको छोड़ करके। तब उन्होंने पंक्ति लिखी थी। तो ये बिहारी जी की पंक्ति है, याद रख लेना। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? देव, पद्माकर, बेनी प्रवीण या फिर रसलीन। तो अंतिम जो लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं वो हैं पद्माकर जी। कौन है? पद्माकर। नाम याद रख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, ये बाद में ही आते हैं। इश्क लता के रचनाकार का क्या नाम है? ये इस तरह की क्या है, दो हमारे पास रचना आती हैं, एक इश्क लता और एक इश्क नामा। ठीक है, तो इश्क लता के रचनाकार का नाम आपको यहाँ पर बताना है। लता किसने लिखी है? बोधा, आलम ठाकुर या फिर घनानंद। तो ये किसकी है? बोधा की है। ठीक है। एक इश्क नामा आती है, वो किसकी होती है? वो घनानंद की है। ठीक है, हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रख लेना इनको। तुलसी गंग दुआ भये सुखविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तुलसी गंग दुआ भये सुखविन के सरदार, ये पंक्ति किसकी है? केशव दास, चिंतामणि, भिखारी दास या फिर रहीम दास। तुलसी गंग दुआ भये सुखविन के सरदार, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भिखारी दास की पंक्ति है। किसकी है? भिखारी दास की। ठीक है, याद रख लेना। ये भी रीतिकाल के ही कवि हैं भिखारी दास। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? पद्माभरण का इन्होंने ग्रंथ लिखा था पद्माभरण। तो राज प्रशस्ति, रस निरूपण, नीति प्रतिपादन या फिर अलंकार निरूपण। तो जो पद्माभरण है ये क्या है? अलंकार निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है पद्माभरण, ये याद रखना। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, क्या ये क्वेश्चन आपको सारे याद हैं या फिर आपका रिवीजन हो रहा है अच्छे से, या पढ़े नहीं हैं। तो प्लीज़ बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके, अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत फीडबैक मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब 100% या 1001% बहुत नेसेसरी है ये फीडबैक आप दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्वेश्चन कैसे लगे हैं, ताकि जो दूसरा बंदा है सामने वाला तो थोड़ा सा उसको मतलब ये मोटिवेशन मिल सके, अगर कुछ सुधार करना है तो वो कर सके अपनी तरफ से। तो प्लीज़ ज़रूर बताया करो, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है ज़रूर कर लेना। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप सभी से, ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतनी अच्छा कंटेंट मैं लेके आ रही हूँ, दिन रात मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझें और शेयर करें, सपोर्ट करें। तो चलते हैं, अभी हमारे कुछ क्वेश्चन और हैं यहाँ पर, उनको भी देख लेते हैं। रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? श्रृंगार, रस चित्रण, रीति निरूपण, राज प्रशस्ति या फिर भक्ति भावना। तो इसमें आप जानते हैं जो भी घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर ये कवि थे, रीति मुक्त के धारा के कवि हैं, और इन्होंने सबने श्रृंगारिक काव्याँ जरूर की हैं, मतलब ज़्यादा की हैं। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? तो रीतिकाल का कौन सा कवि है जिन्होंने श्रृंगार कवि रचना भी की हैं, वीर भी और भक्ति रस की भी?
घनानंद भूषण पद्माकर या फिर सेनापति। तो ये किसने लिखी है? पद्माकर ने। ठीक है, इन्होंने श्रृंगारिक कविताएं भी लिखी हैं, वीर भी लिखी हैं, वीर काव्य भी लिखे हैं और भक्ति रस की भी लिखी हैं। इनमें से कौन सा कवि है जो कि रीति मुक्त धारा का नहीं है? रसलीन बोधा आलम ठाकुर, इनका तो नाम मैं तब से ही ले रही हूँ, लेकिन जो रसलीन है वो रीति मुक्त धारा के नहीं है बल्कि ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनमें से कौन सा रीति काव्य का भेद नहीं है? रीतिबद्ध, रीति भुक्त, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो ये रीति भुक्त इसमें नहीं आता। रीति की 3 काव्य धाराएं हैं। कौन कौन सी? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। रीति काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, कथा काव्य या फिर चंपू काव्य। तो रीति काल में जो काव्य किए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो किस में किए गए हैं? मुक्तक काव्य लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? मुक्तक काव्य। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? बिहारी जी इसमें लिखते हैं कि उन्होंने जो बिहारी सतसई है उसका स्रोत कहाँ किस किस को बनाया है, लेकिन इनमें से कौन सा है जो कि बिहारी सतसई पर जिसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद, अमरूक शतक, गाथा सप्तशती या फिर आर्य सप्तशती। तो इन तीनों का प्रभाव है, तीनों इसके स्रोत हैं, लेकिन जो गीत गोविंद है जयदेव का है गीत गोविंद, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। बाकी अमरूक शतक, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती, ये तीनों क्या हैं? इसके स्रोत माने जाते हैं किसके? बिहारी सतसई के। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कि रीति ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, पद्माभरण, बिहारी सतसई या फिर कवि प्रिया। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि रीति ग्रंथ नहीं है? तो ये सारे हैं, लेकिन जो बिहारी सतसई है वो नहीं है, वो रीति सिद्ध है, रीति ग्रंथ नहीं है। ठीक है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है। जो रीतिबद्ध कवि हैं उनकी तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह सुजान प्रेरित है। सुजान कौन थी? घनानंद की प्रेमिका थी। ठीक है, जिसको आधार बना करके उन्होंने अपनी रचनाएं की थी। मानसल है, अलौकिक है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। तो क्या आएगा इसमें? बिल्कुल ये स्वानुभूत है और स्वच्छंद है, मतलब अपनी अनुभूति के आधार पर उन्होंने ये जो रचनाएं हैं घनानंद ने वो की हैं, और स्वच्छंद है, बिल्कुल मुक्तक हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो रीतिबद्ध कवि इनमें से कौन सा नहीं है? मतीराम, द्विजदेव, पद्माकर या ग्वाल कवि। तो जो द्विजदेव हैं ये रीति सिद्ध कवि में आते हैं। किस में आते हैं? रीति सिद्ध में आते हैं, रीति सिद्ध में, ना कि रीतिबद्ध में आते हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं? रीतिबद्ध कवि। रीति काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? पद्माकर, सेनापति, द्विजदेव या फिर ग्वाल कवि। तो ये द्विजदेव को ही माना जाता है। किसको मानते हैं? द्विजदेव को। अंतिम श्रृंगारी कवि हैं लास्ट वाले, इनको बिल्कुल याद रखना बहुत अच्छे से। निम्नलिखित कवि के जन्म काल का विकल्प गलत है। कौन का किसका है इसमें से जो जन्म काल का विकल्प है वो गलत है? केशव दास, ये 1560 में इनका जन्म हुआ था, है ना। बिहारी 1590 में नहीं है, ये नहीं है। केशव दास का जन्म 1560 सही है। मतीराम 1604, भूषण 1613। बिहारी का जन्म कब हुआ था ये मुझे आप कहीं से सर्च करके कमेंट में बताना। ठीक है, सारा काम मैं ही क्यों करूं, आप भी थोड़ा बहुत कुछ करें, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो बिहारी का जन्म कब हुआ था ये मुझे आप बताएंगे कमेंट करके। चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए, ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए, ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये केशव दास से संबंधित है। किससे है? केशव दास से। तो प्लीज़ भाई लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर जरूर करना। बताना मुझे आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। ओके, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। गोविंद की रचना है और इसका वर्ण विषय क्या है? ये क्या अलंकार रूपक है, अलंकार की रचना है, रस निरूपण है, या फिर नायिका भेद है, या फिर ये सभी इसमें प्रस्तुत किए गए हैं? तो बिल्कुल गोविंद आनंद गंध ये सभी इसमें, ये अलंकार रूपक भी है, रस निरूपण भी है और नायिका भेद भी है।
ठीक है, इसमें तीनों ही विषय रखे गए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। रस पीयूष निधि के रचयिता कौन है? रस पीयूष निधि के रचयिता कौन है? सोमनाथ कवि, भिखारी दास, गोप कवि या फिर ग्वाल कवि? तो रस पीयूष निधि के रचयिता हैं सोमनाथ कवि। ठीक है, कौन है? सोमनाथ कवि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। राग रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? राग रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? रीति शास्त्र, संगीत शास्त्र, अलंकार शास्त्र या फिर रस? तो किस विषय का ग्रंथ है? राग रत्नाकर। राग रत्नाकर पद्माकर का ग्रंथ है और ये संगीत शास्त्र। राग आप समझ सकते हैं, राग राग संगीत में ही होते हैं, है ना, तो ये संगीत शास्त्र का ग्रंथ है। जुगल विलास के रचयिता कौन है? बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनके नामों से ही पता चल जाता है कि ये किस रूप का ग्रंथ होगा। जैसे अगर किसी में भी मान लीजिए रस शब्द आ रहा है तो 100% वो नायिका भेद निरूपण होता है। ठीक है, ऐसा वो मतलब कुछ में आप अच्छे से इसके नाम से भी याद रख सकते हैं, नहीं भी पता होता है तो। जुगल विलास के रचयिता कवि कौन है? लाल कवि, राम सिंह, याकूब खान या फिर ग्वाल कवि? जुगल विलास के रचयिता कवि कौन है? तो ये हैं राम सिंह जी। जुगल विलास के रचयिता कौन है? ये हैं राम सिंह। रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है? रसिकानंद की रचना किसने की है? ग्वाल कवि, बेनी प्रवीण, हटी जी या फिर नागरी दास? रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है? तो ये की है ग्वाल कवि ने। ग्वाल उनको बोलते हैं जो गैया चराते हैं, है ना। गैया तो आप समझते होंगे, गाय जिसको बोलते हैं गाय। ठीक है, ग्वाल बाल, भगवान श्री कृष्ण को भी ग्वाल बाल के रूप में जाना जाता था। तो जो गाय चराते हैं उनको ग्वाल बोलते हैं। और ग्वाल कवि कैसे होते हैं? बिल्कुल एकदम रसिक, है ना, रसिक प्रकार के होते हैं। इनमें से रीति का अर्थ काव्य शास्त्र में क्या लिया जाता है? काव्य शास्त्र में रीति के अर्थ से क्या समझते हैं? विधि, मार्ग, विशिष्ट पद रचना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रीति का अर्थ काव्य शास्त्र में लगाया जाता है विशिष्ट पद रचना से। रीति का अर्थ क्या लिया जाता है? विशिष्ट पद रचना। ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? व्यंग्यार्थ कौमुदी, भाषा भूषण, पद्माभरण या फिर रसभूषण? ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया व्यंग्यार्थ कौमुदी में। किस में किया गया है? व्यंग्यार्थ कौमुदी। को कितेक उपाय करऊं, कहूँ होत हैं आपने पिया पराए। मतलब कोई कितने भी उपाय कर लो, कितने भी जतन कर लो, कहीं होते हैं, कहीं ऐसा होता है कि दूसरे के जो पिया हैं वो अपने हो जाएं, है ना। मतलब अपने पिया पराए नहीं होते, ऐसा ये कह रहा है। कितने भी कोई जतन कर लो, अपने पिया तो अपने ही रहेंगे। तो यह पंक्ति किस कवि की है? मतलब मैं सिर्फ पंक्ति का अर्थ बता रही हूँ, हो सकता है इसका दूसरा अर्थ भी हो। तो ये पंक्ति किस कवि की है? देव घनानंद, मतीराम या फिर पद्माकर? को कितेक उपाय करऊं, कहूँ होत हैं आपने पिया पराए। तो ये किसकी है? मतीराम की पंक्ति है। ये किसकी है? मतीराम साहब की। ठीक है, मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रस विलास का मूल प्रतिपाद्य क्या है? रस विलास का मूल प्रतिपाद्य क्या है? अलंकार, रस, गुण विवेचन या फिर काव्य शास्त्र? रस विलास, रस से ही समझ में आ रहा है, तो ये रस निरूपण है। कौन सा है? रस विलास रस निरूपण है। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सूरजमल आप जानते होंगे, ये राजस्थान में भरतपुर के राजा थे, है ना। और शायद इन्होंने जाट समाज के लिए बहुत कुछ किया भी था, और ये जाट समाज के एक मतलब रोल मॉडल भी माने जाते हैं। तो इनकी वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सुजान चरित्र, छत्र प्रकाश, सुजान सागर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये किया गया है सुजान चरित्र में। किसमें किया है? ये एक वीर काव्य है। वैसे सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम था, और उसने
सुजान, लेकिन उसने सुजान के नाम से, सुजान विनोद एक सूदन कवि ने लिखी थी रचना। सुजान विनोद हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो लेकिन ये सुजान चरित्र अलग है, इसमें सूरजमल की वीरता का वर्णन है जो कि एक वीर काव्य माना जाता है। राधा सुधा शतक, राधा सुधा शतक के रचनाकार का नाम बताना है आपको। राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन है? गुमान मिश्र, हित वृंदावन दास, रसिक सुमति या फिर श्री हरि जी। बिल्कुल राधा किसके, राधा और हरि, श्री हरि, श्री हरि कौन है? श्री कृष्ण को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। तो इन दोनों का नाम एक ही है, तो ये है श्री हरि जी। ठीक है, श्री हरि जी। राधे जी को भजो, श्री हरि जी खुश, हरि जी को भजो, राधे जी खुश, है ना। वैसे किसी को भी भज लो सब खुशी हो जाते हैं, हमारे तो भगवान ही बहुत अच्छे हैं। किस कवि की नीति कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं? तो किस कवि की नीति कुंडलियाँ हैं जो ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं? वृंद कवि, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी या फिर बेताल कवि। तो गांव गांव में प्रसिद्ध हैं, किसकी कुंडलियां हैं जो गांव गांव में प्रसिद्ध हैं? ये हैं गिरधर कविराय की। किसकी हैं? गिरधर कविराय की जो कुंडलियां हैं वो ग्राम ग्राम में, गांव गांव में प्रसिद्ध हैं। बिहारी सतसई को सैकड़ों वर्षों से रसिकों के हृदय का हार किस आलोचक ने माना है? बिहारी सतसई बिहारी जी की है, जिसमें 713 दोहे हैं। हालांकि इसमें 719 माने जाते हैं, वैसे 713 ही हैं दोहे, तो उसमें 6 सोरठे हैं जिसको मिला करके दोहे ही बोला जाता है, 719 बताया जाता है। तो इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो बिहारी सतसई को सैकड़ों वर्षों से रसिकों के हृदय का हार किस आलोचक ने माना है? आचार्य शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधुओं ने या फिर नामवर सिंह ने? तो ये माना है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हृदय का हार है ना, गले का हार, बिहारी सतसई ने को माना है। रसिकों के हृदय का हार किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रचनाकर है रति रंग। एक मिनट। तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रचनाकर रति रंग, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के, एक मिनट, ये राग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, रचनाकार आएगा यहाँ पर, रचनाकार, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग, है ना, यह है सही सेंटेंस। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मतीराम, बिहारी देव या मंडन कवि? तो ये आते हैं हमारे बिहारी जी। कौन है? बिहारी जी, ठीक है, जो कि किसके माने जाते हैं? रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। आनंद रघुनंदन के रचयिता का क्या नाम है? आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्त नागरीदास, लाल कवि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आनंद रघुनंदन किसका है? महाराज विश्वनाथ सिंह का। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताना है जो जाति का ब्राह्मण था। ऐसा कोई कवि जो जाति से ब्राह्मण थे किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उससे विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया था। ऐसा कोई नाम आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है। तो घनानंद, बोधा आलम या फिर याकूब खान। तो ये कौन थे? आलम साहब थे। कौन थे? आलम साहब, ठीक है, आलम थे। रीतिकाल के कवि थे ये, और ये एक मतलब मुसलमान प्रेमिका मतलब थे इनकी, और उससे शादी करने के लिए इनको क्या बनना पड़ा था? मुसलमान। शेख रंगरेजन ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से, ये वही हैं शेख रंगरेजन, ठीक है, शेख रंगरेजन ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? याकूब खान, बोधा आलम, ठाकुर। तो बिल्कुल जो इनके लिए मुसलमान बने थे वही थे ये। इस लड़की का नाम तो शेख था। रंगरेजन, ये शायद रंगरेज उनको बोलते हैं जो जैसे पहले कपड़े होते थे तो उनको कलर करते थे, कपड़ों को कलर करते थे। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में मतलब जो हमारी रजाइयाँ वगैरह होती हैं उनमें जो अंदर रुई वगैरह भरी जाती है उसको एक मतलब भरते हैं ना, जो उनको भरते हैं उनको रंगरेज बोला जाता है। वैसे
तो ये मुसलमान थी ये लड़की। कनक छरी सी कामिनी काहे कोकट छीन, पंक्ति किस कवि की है? कनक छरी सी कामिनी काहे कोकट छीन, ये पंक्ति किस कवि की है? तो आलम शेख रंगरेजन, याकूब खान या फिर रसलीन। तो ये आलम की है। किसकी है? कनक छरी सी कामिनी काहे कोकट छीन, ये शेख रंगरेजन कोई ऐसा लिख करके देते हैं, उनके लिए बोलते हैं। आलम केली के रचयिता कवि कौन है? आलम केली के रचयिता कवि कौन है? तो ये आलम ही है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? महाराज विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गणेश कवि या फिर देव कवि? आचार्य शुक्ल जी ने प्रथम नाटक किसके द्वारा रचित माना है? तो ये माना है महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा रचित। जो प्रथम नाटक है वो किसका माना है? तो महाराज विश्वनाथ सिंह का। इनमें से कौन सी रचना है जो रसिक गोविंद की नहीं है? युगल रस माधुरी, रसिक गोविंद आनंद घन, कलयुग रासो, काव्य विलास। कौन सी रचना है जो कि रसिक गोविंद की नहीं है? तो युगल रस माधुरी रसिक गोविंद की है, रसिक गोविंद आनंद घन भी इनकी है, कलयुग रासो भी रसिक गोविंद की रचना है, लेकिन जो काव्य विलास है वो इनकी रचना नहीं है। काव्य विलास, भाव विलास, देव विलास, इस तरह की ये देव कवि की रचना है। यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? यमुना लहरी, यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? रसिक गोविंद, पद्माकर, ग्वाल कवि या फिर नागरीदास। तो ये हैं ग्वाल कवि। जो ग्वाल वाल हैं वो कहाँ पर अपनी गाय चराने जाते थे? यमुना किनारे। ठीक है, मथुरा में, उसमें वृंदावन में, नंदगांव में जहाँ वो रहते थे वहाँ पर यमुना के किनारे जाते थे। तो इसलिए यमुना लहरी किसकी है? ग्वाल कवि के। बिल्कुल ईजी है याद करने में। आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है? आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है? बेनी प्रवीण, ग्वाल कवि, भूषण या फिर बोधा। तो मतीराम और पद्माकर के समान किसको माना है? तो ये माना है बेनी प्रवीण को। किसको माना है? बेनी प्रवीण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि गलत है? रसलीन की अंग दर्पण। क्या रसलीन की अंग दर्पण है? बिल्कुल सही है ये तो। तोस की क्या है? सुधा निधि। तोस कवि की सुधा निधि। इनकी रचनाओं के नाम है भिखारी दास का काव्य रत्नाकर और देव का कुशल विलास। तो विलास वाला तो देव का ही है, सही है। तोस की सुधा निधि है और रसलीन का अंग दर्पण है, लेकिन जो भिखारी दास है उनकी काव्य रत्नाकर नहीं है। काव्य रत्नाकर इनकी किसी रचना का नाम नहीं है। ठीक है, राग रत्नाकर है जो कि पद्माकर की है। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? तो देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या की गई है? रसानंद लहरी, अष्टयाम, प्रेम दीपिका, प्रयास, सुख सागर, तरंग। तो ये सारे ही रस निरूपक लग रही हैं, लेकिन इनमें से जो अष्टयाम है वो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है।